किसकी बीवी? मेरी बीवी? कब आजाद? मैं तुम्हारे जैसा बेरोजगार थोड़ी हूँ। चलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं शुभन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। चलो, कोई बात नहीं। कहाँ तक पहुंच गए? हिस्ट्री पढ़ रहे थे तुम लोग? कुछ लिखा तुमने कि नहीं लिखा? जहां तक पढ़ा है वहां तक लिख लिया। वेरी गुड। अब आगे। अरे यार, ये इतनी आवाज क्यों कर रहा है? हेलो हेलो। स्टाफ रूम देखा? स्टाफ रूम। हाँ। वहां जाना। वहां फ्रिज पड़ा है, फ्रिज के ऊपर एक माइक पड़ा है। यूं कहना अंशुमान सर ने ये माइक मंगाया, वो लेके ही आना है, ऐसा वाला। कंप्लीट ले आना। अरे यही खराब। हेलो हेलो हेलो। चलो। इतिहास देख रहे थे क्या तुम? ऐसे लिखवाऊं कि दिखाऊं फोटो वोटो? बोल बोल के लिखवाऊं? वीडियो देखोगे? किसका? आधा इतिहास तो देख लिया तुमने। यहाँ तक देख लिया। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हाँ? ये लिख लिया ना तुमने? अर्जुन मुंडा। क्यों लिख लिया? है? अब अब शिवराज सिंह चौहान है। क्या है यार, तुम भी? यार, ये लड़का बहुत ही अच्छा है यार। शाबाश। भगवान करे तू सुपरवाइजर बन जा। और ये जो तेरे ऊपर हंस रहे हैं, दो कोई आशीर्वाद इनको। क्या लिखना है बेटा? शिवराज सिंह चौहान। ये सही माइक है क्या यार? ये हिमांशु पाठक चेंज हो गए, इनकी जगह पे आ गए डॉक्टर एम एल जाट। ये तो बता के गया था मैं तुमको। फिर भी लिख लिया। बोले हाँ, हम तो लिख लेते हैं। है ना? तो वर्तमान डायरेक्टर कौन है बेटा? डॉक्टर एम एल जाट, मांगीलाल जाट। है ना? और वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान। पढ़े लिखे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री रहे 15 साल। तुमने बिना सोचे समझे अर्जुन मुंडा लिख लिया। तुम बहुत खतरनाक लोग हो यार। हैं? चलो, चले आगे। अब लिखो। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। एक वो बालिका उधर जोड़ दी, 5वीं भेज, तो वो ऑनलाइन में आके पूछ रही कि सर आपने रबी में सूरजमुखी का समर्थन मूल्य भी लिखा दिया और कुसुम का भी लिखा दिया, अब मैं किसको मानूं?
मैंने कहा पूरा लेक्चर देख है। उसने पहले वो भी लिख लिया, फिर दूसरा चार्ट लिखा वो भी लिख लिया, और तीसरा वो अपन ने सही लिखा है वो भी लिख लिया। तो 3 बार हो गया। अच्छा, रिजर्व बैंक का क्या काम है ये बताओ। है? नोट छापना। और इसको बैंकों का बैंक कहते हैं, क्या कहते हैं? लिखो, रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक। हम्म। लिखा, बैंकों का बैंक कहते हैं। किसको कहते हैं? रिजर्व बैंक। अब इसका काम क्या है? एक तो मुद्रा की लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को हिंदी में क्या कहेंगे यार? तरलता बनाए रखना, है ना? मतलब नोटों का प्रचलन करना। तो नोट छापने का काम किसका है? रिजर्व बैंक का है। दूसरा, भारतीय मुद्रा नीति बना, लिखो, भारतीय मौद्रिक नीति बनाना। बैंकिंग संबंधित नियमों का पालन करना। फिर से बोलूं, भारतीय मौद्रिक नीति बनाना, मुद्रा संबंधी नीतियां बनाना, ऐसा लिख। भारतीय भारतीय मौद्रिक नीति बनाना। मौद्रिक मतलब मुद्रा से संबंधित। बैंकिंग नियम बनाना, बैंकिंग नियम बनाना। जितने भी बैंक काम करती है वो सब किसके हिसाब से करेगी? रिजर्व बैंक के हिसाब से, है ना? समय समय पर बैंकों को कर्ज देती रहती है, और भारत सरकार को भी सलाह देती रहती है। नोटबंदी किसने करवाई? रिजर्व बैंक ही तो करवाई, और कोई करवा ही नहीं सकता, है ना? अरे सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सरकार तो आती जाती रहती है, नेता रहते हैं, वो वहीं मुख्यमंत्री बनते बनते दूसरे दिन जेल में नजर आते हैं, है ना? तो सारा जितना भी भारत में कैश, जितना भी एसेट्स से संबंधित काम है, वो सब किसके हाथ में है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में। ठीक है? सोना होना रखना सब। चलो, अब ज्यादा नहीं इसमें डिटेल में चलते हैं अपन। देखो, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे, क्योंकि योजना आयोग बंद कर दिया 1 जनवरी 2015 को, उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया, और उसके सारे अधिकारियों को नीति आयोग के नाम से जाना गया। डबल एओ में इंटरव्यू बंद हो गया बेटा। अब किसी में भी इंटरव्यू नहीं होता है। इसका मतलब और गधे घोड़े आएंगे मार्केट में। इंटरव्यू होके आता है ना आदमी, तो वो, हाँ, मानसिक रोगियों को छाट देते हैं वहां से। पर अब दिक्कत क्या है कि रट्टू तोते आएंगे सारे, हैं? अरे बेटा, अभी बिना इंटरव्यू के कैसे आएंगे तू देख। इंटरव्यू में ईमानदारी से आते थे, क्योंकि वहां 5 आदमी बैठे रहते हैं। 5 आदमियों को एक साथ खरीदना बहुत मुश्किल है। तू करवा देना मेरा इंटरव्यू में। मैं देख आया हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का इंटरव्यू। 1 करोड़ रुपए में भी कोई हाथ नहीं लगा रहा उसमें। बेईमानी नहीं होती है, ये याद रखना जिंदगी में, है ना? तुम्हारी गलत फहमी, ये उन सब बेरोजगारों की गलत फहमी है जिनकी नौकरी नहीं लगी। जिनकी लगी उनसे पूछना कि आपने पैसे दिए क्या। अगर वो कह दे हाँ दिए, तो मुझे मिलाना उस आदमी से। वो आदमी मिलेगा ही नहीं तुमको। मार्केट में सब फ्रॉड घूम रहे हैं तुमको उल्लू बनाने के लिए। वो पैसे लेते हैं और रख लेते हैं। जब तुम्हारी नौकरी नहीं लगती, एक तो तुम बेरोजगार, ऊपर से पैसे भी खा गए लोग, फिर तुम भटको इधर से उधर। समझ रहे हो? तुम कहते हो ना पैसे चलते हैं, मेरे को वो जगह बता दो लाके कि कहाँ चलते हैं, बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ देना। नहीं चलते हैं, सब फालतू बातें हैं।
तो फिर तू यहाँ साल भर तैयारी कैसे कर रहा है ये तो बता। है। अरे मैं यूं कह रहा हूँ बेटा कि मैं दो राज्यों के मुख्यमंत्री को पर्सनली जानता हूँ। फिर भी पैसे नहीं चल रहे हैं, तो फिर और कहाँ चलेंगे तुम बताओ। भजनलाल शर्मा शर्मा है नहीं। शिवराज सिंह चौहान एमपी का मुख्यमंत्री रहा ना 15 साल। मोहन यादव मेरे फूफा ससुर का बचपन का दोस्त है वो। मेरे साले ने मोहन यादव के ऊपर किताब लिखी है जीवनी। वो मेरे पैसे नहीं चलाएगा तो किसके चलाए, पर उसने वो कहा कि पैसे नहीं चलेंगे क्योंकि वहां चलते ही नहीं है। वो राज्य सेवा आयोग वहां कुछ भी नहीं चलेगा, ना लोक सेवा आयोग में ना राज्य सेवा आयोग। हाँ, जान पहचान चलती होगी अधिकारियों की आपस में, पर ये जो पैसे वैसे चलते हैं ना, ये नहीं चलते हैं। ये सब स्कैम है। तुम इन स्कैम्स के चक्कर में फंस जाते हो। तुम कहते हो ना पेपर लीक हो गया, नहीं ये हो गया वो हो गया, ये सारे स्कैम्स हैं आम आदमी को बरगलाने के लिए। तुम बताओ जितनी वैकेंसीज निकलती है उसमें पढ़ने लिखने वाले लोगों का सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। अपने कुलदीप सर एआरओ बने, पूछो 1 रुपया दिया क्या? नहीं दिया, दो ही सीट थी फिर भी लग गए। जिन्होंने दिए वो सब जमा, क्योंकि पैसे चलते ही नहीं है। किन लोगों को खरीदने की बात कर रहे हो तुम? जो डिप्टी कलेक्टर बना देते हैं डायरेक्ट एक आदमी बैठे बैठे। पैसे चलते हैं बजरी वजरी माफियाओं में, कि जेसीबी पकड़ ली उसको छुड़ाने के पैसे, इन सब जगह चलते होंगे पैसे, नौकरियों में पैसे नहीं चलते, है ना। देखो मैं बताता हूँ, मान लो मैंने परीक्षा दी, डबल एओ का एग्जाम में दे के आया, और मेरे को एक अच्छा खासा आदमी मिला, सरकारी नौकरी करता पहले से ही। उसने कहा एग्जाम दे दी। हाँ। पेपर कैसा गया? अच्छा गया। हो जाएगा? बोले लग तो रहा है। तो क्या, एक काम कर, 10 पेटी दे दे, 110% हो जाएगा। अब मेरे से कितने पैसे ले लिए उसने? सिर्फ मेरे से लिए क्या, 10 आदमी से लिए, तो उसने कितने कमा लिए? 1 करोड़। अब उसमें से मेरा हो गया, तो मुझे क्या लगा, काय से हो गया? बाकी 9 का नहीं हुआ पैसे देने के बाद भी, तो उनको क्या लगा कि पैसे से नहीं होता। तो जिसका होना रहता उसका बिना पैसों के भी होता है ना। वो तो फ्री में पैसे दे रहे, खाली उस अपने मन के उस भय को, भ्रम को दूर करने के लिए कि पैसों से नहीं होता। मैं ऐसे कई लोगों को बहुत पर्सनली जानता हूँ जो एग्जाम होते ही सक्रिय हो जाते हैं। गैंग है उनकी, लोग नहीं है, ग्रुप्स है। और वो ढूंढते रहते हैं टारगेट, क्योंकि सब जूनियर एग्रीकल्चर में सब जानते हैं एक दूसरे को। 25-25 लाख रुपए लिए 45 लोगों, सोचो कितने करोड़ हुए। 10-12 करोड़ रुपए। और आखिरी में कह दिया कि तुम्हारे बाप में दम मत ले लेना। 12.5 करोड़ देके तुमने उसको कितना अमीर बना दिया। तुम केस लड़वाओ, जिंदगी भर लड़ेगा वो, कुछ नहीं करना उसको, वकील रखना है, महीने में लाख रुपए महीने, 3 पीढ़ियों तक केस लड़ेगा। तो पैसे वैसे कहीं भी नहीं चलते हैं। और जो ये कहते हैं ना मैं चला दूंगा, उनको एक बार देखना, वो दरवाजे के अंदर भी नहीं जाते हैं किसी बड़े अधिकारी के, ना किसी मंत्री नेता के। वो इधर से दलालों को ही फोन लगा, हाँ बात हुई क्या? हाँ हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गया होगा, डन डन। उनके चेहरे पे लिखा है कि उनको कोई नहीं पूछता है। पैसे नहीं चलते बेटा, पैसे चलते हैं सरकारी योजनाओं में, टेंडर पास कराने के, रोड बनाने के, बिल्डिंगे बनाने के, वहां चलते होंगे पैसे। नौकरी वोकरी में कुछ नहीं मिलता बड़े आदमी। तुम सोचो सुपरवाइजर 14,000 तो तनख्वाह, 10 लाख देगा तो कब वसूल करेगा? आधी उम्र गुजर जाएगी उसकी। कैसे चलेंगे पैसे? हाँ? फिर चलो आगे आओ। एक दूसरे को डिमोटिवेट करते हो तुम बताओ, फर्स्ट रैंक रॉयल से पैसे चलते तो आ जाती क्या? सेकंड भी आई, थर्ड भी आई, फोर्थ भी आई, इतने बच्चे सुपरवाइजर बने, गिनती गिना लो तो कहाँ चले पैसे? पैसे नहीं चलते हैं।
पैसे खा जाते हैं लोग बेवकूफ बना के। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने बच्चे हो तुम, हजार हजार भी लो तो मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा। तो पैसे वैसे नहीं चलते, सब फालतू बात। ये लिखा तुमने? इसका लिखा, इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना, 1952 में शुरू किया गया। सामुदायिक विकास का मतलब क्या है कि एक अकेला आदमी कितना ही पढ़ लिख ले, वो समाज का भला नहीं कर सकता, इसलिए पूरे समाज का विकास एक साथ करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाए। जैसे हम जब छोटे थे तो एक चलता था पढ़ना बढ़ना आंदोलन, प्रौढ़ शिक्षा, कि गांव में जो आदमी 25 साल से ज्यादा उम्र का उनको पढ़ाओ। तो रात रात में स्कूल लगते थे, क्लासेस लगती थी, टीचर्स आते थे, उनकी वैकेंसी निकली। फिर गांव में एक लाइब्रेरी बनाई गई। आज भी गांव में स्पोर्ट्स के सामान आते हैं, खेलने के लिए ग्राउंड बनाते हैं, मैदान बनाते हैं। वो सब जो है वो क्या कहलाता है? सामुदायिक विकास। अब तो ये योजना बंद हो गई, है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर 1953 में उन्होंने राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की। उनका यह मानना था कि किसान जो है बेहद ही अनपढ़ किस्म के लोग हैं, तो इनको खुद अधिकारी घर घर जाके बताएंगे कि दादा ये तकनीक है, ये प्रयोग करो। बाकी दुनिया में और कहीं भी ऐसा होता नहीं, सरकार आके थोड़ी बताती है, आदमी खुद सीख लेता। मोबाइल आता नया तो पूछते हो तुम, ऑटोमेटिक अवेयरनेस आ जाती है। मोटरसाइकिल कौन सी अच्छी है, जूते कौन से अच्छे, सब अवेयरनेस। खाली खाद भी दवाई की जानकारी सरकार खुद आके देती। तो उसके लिए एक पूरी पूरी सर्विस चलाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, है ना। जैसे आज भारत भर में कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, वो किसका हिस्सा है? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का। जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो सब किसका हिस्सा है? स्कीम का। फिर 1960 भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय बना, है ना। जब ये बना था 1960 में, तो इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, है ना। जब उत्तराखंड हुआ ही नहीं करता था, पहले उत्तर प्रदेश ही था वो, है ना। तो 1960 में अमेरिका के लैंड ग्रांट पैटर्न पे, लैंड ग्रांट पैटर्न किसको कहते हैं? कि अगर कोई आदमी जमीन दान करता है तो रॉक फेलर फाउंडेशन है अमेरिका का, वो वहां पे यूनिवर्सिटी बना देता है। आप जमीन दे दो वो हॉस्पिटल बना दे, उनके पास बहुत पैसा है, जमीन नहीं है, है ना। तो लैंड ग्रांट पैटर्न पे वहां पे 1960 में उत्तराखंड में कौन सी जगह है? पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर, वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो ये भी उसी एक्ट से बनी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, अमेरिका के लैंड ग्रांट पैटर्न, लैंड ग्रांट मतलब भूमि दान वाले पैटर्न पे काम करके और इसकी स्थापना की गई। बाद में 1972 में इसका नाम चेंज किया, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से अब क्या नाम कर दिया इसका? गोविंद वल्लभ पंत, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत ने उस जमीन को दान दिलवाया था लोगों से। वहां के मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका नाम कर दिया जीबीपीयूएटी। और ये 12,466 एकड़ में फैली हुई है। कितनी जगह में? और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, है ना, जिसको हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। कोई पूछेगा हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है? जीबीपीयूएटी। बोना गेहूं कहाँ आया था? जीबीपीयूएटी में। सब प्रोग्राम कहाँ चले थे? इसके बाद फिर दूसरी यूनिवर्सिटी को लिख लो। इसकी बहुत लंबी कहानी है, फिर और कभी। अच्छा, यूनिवर्सिटी तो 1960 में बनी, फिर पहले कहाँ पढ़ाई होती होगी एग्रीकल्चर की? है नॉर्मल यूनिवर्सिटीज, है ना। पहले इकोनॉमिक बॉटनी नाम का एक सब्जेक्ट था, आर्थिक वानस्पतिक विज्ञान। अभी भी ये नीट में चैप्टर है पूरा, सब आता है, अनाज दलहन तिलहन। फिर उस इकोनॉमिक बॉटनी को और बाकी सपोर्टिव सब्जेक्ट मिला के एग्रीकल्चर बना दिया गया। तो जैसे पहले कोयम्बटूर विश्वविद्यालय, वहां बीएससीएजी किया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन 1947 में। एमएससीएजी किया 1949 में। फिर विदेश पढ़ने चले गए, वहां से पीएचडी करके फिर इंडिया आ गए। तुम बेरू तो नहीं बन रहे हो?
हाँ, जब बनने लग जाओ तो बता देना है ना। अध्यक्ष का नाम है बेटा शिवराज सिंह चौहान, और डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर एम एल जाट। है। हाँ, जोबनेर के पचकोड़िया के। अच्छे आदमी, सज्जन है। हाँ, सब अच्छे ही आदमी है। खराब आदमी इतना ऊपर तक जा ही नहीं सकता। भ्रष्ट आदमी है ना, वो नीचे ही रह जाता है। चलो चले आगे बेटा। तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? जीबीपीओटी पंतनगर, ये लाइब्रेरी है वहां की। हाँ, ये कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, है ना। ये प्लांट जेनेसिस थे, मतलब जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के। 1963 में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग की सहायता से बुना गेहूं पहली बार भारत में आया। ये प्रश्न जेई टीम पूछा हुआ है, तो सुपरवाइजर में क्यों नहीं पूछा जाएगा? लिखो। तुमने उसमें भी लिखा हो ना, गेहूं पढ़ा जब भी। तुम कब पढ़ोगे गेहूं? तुम कंबाइन क्यों नहीं हो जाते 5-7 बैच मिला के? ऐसे तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी तुमको। 20 बच्चों को इधर पढ़ाऊंगा, फिर वही चीज 20 बच्चों को उधर पढ़ाऊंगा, पता चला 120 बच्चे में पूरा दिन ही खत्म हो गया। एक साथ हो जाओ। एक साथ होगे ना तो मैं तहे दिल से पढ़ाऊंगा तुमको। एक ही चीज 6 बार 20-20 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो फिर वो बोरिंग मुझे भी लगेगा ना यार, वही की वही चीज तुम एक साथ हो जाओगे तो भेरू बना दूं मैं पढ़ा पढ़ा के। नहीं बनना। वाह। तो इसकी पूरी कहानी सुनाओगे, रहने दो? नहीं सुनाऊं? तुमने मना कर दिया था, नहीं सुना। देखो। है। जो मना कर रहा है उसको बाहर निकाल दे। उन्होंने पैसे दिए वापस मांगे, मैं कहाँ दूंगा? नहीं, ऐसे किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अपने कोई अधिकार नहीं, है ना। कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलना। मैं 60,000 बच्चे पढ़ा चुका हूँ, और ऐसा धोता था मैं बच्चों को, दीवालों में फेंक फेंक के मारता था। क्योंकि पहले पेरेंट्स ऐसे आते थे कि सर ये दे के जा रहा हूँ प्रोडक्ट, मेरे को सही हालत में चाहिए वापस। ये पूरे गांव का सबसे बदमाश लड़का है, ये आज तक किसी मास्टर से नहीं सुधरा, अगर आपसे सुधरे तो ठीक, वापस भेज देना पार्सल करके। अब सोचो जिसका बाप ही ये कह गया उसको छोड़ूंगा मैं? खूब मारता था। अरे मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में था, और वो भी इंदौर में, तुम मालूम है वहां आते ही पहले ही दिन 200-250 तो प्रसाद मिलती है इकट्ठी। आदमी सुझा सुझा देते हैं रैगिंग में। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट थोड़ी है। बहुत मारते हैं दिन भर, सुबह 10 से शाम की 4 बजे तक। 6 लेक्चर वहीं लगते हैं। फिर वो आदमी दूसरे दिन वापस टिकता है कॉलेज में तो बीएससी एज ही होता है, नहीं तो फिर वो कहीं बॉटनी वोटनी लेके इधर उधर निकल लेता है धीरे से। वहां बड़े बड़े पहलवानों के बच्चे आए, बड़े बड़े नेताओं के, सबको धोया। बंदूकें लेके आए, उनको भी धोया। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं बेटा। कौन है अभी भारत के प्रधानमंत्री? मोदी जी, है ना। मोदी जी का नाम पता है कि नहीं? क्या है? इतना पापा के नाम भी बता दिया उसका। तू यार बीजेपी का लग रहा है मुझे, क्या कांग्रेस का है? नेतागिरी मत करना, सरकारी आदमी बनना है। निर्दलीय को दोनों धोते हैं।
चलो, सर्वदलीय रहना। तो एक पूछ रहा, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है क्या? हाँ, की तो है 6 महीने, पर कोई मतलब नहीं निकला। अरे, जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे पता चला कि जनरल वालों की मैक्सिमम लिमिट 28 साल है। अब तुम सोचो, 25 साल का आदमी अगर 3 साल की लिमिट दे के उसको कहो। फिर मुझे पता चला कि ओबीसी का होता तो 35 साल तक दे सकता था, और होता तो 40 तक, और कहीं विधवा परित्यक्ता होता तो 45 तक। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ये अपना रास्ता है ही। और आज ज्यादा खुश हूं मैं। चले आगे। वो तो दिख ही रहा होगा तुमको क्या। देखो बेटा, ऐसे अगर तुम पढ़ोगे ना तो ये तो नोट्स मिल ही जाएंगे तुमको, सब लिखा हुआ। अब सुनो, तुम मनोरंजन करने आते हो गए। हाँ, तो फिर बात सुनो ना मेरी। देखो, दुनिया में पहले अनाज वाली फसलों का उत्पादन बहुत कम होता था, है ना। 1947 में लगभग 648 किलो गेहूं प्रति हेक्टेयर पैदा होता था। मतलब 6.5 कुंटल 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर है ना, 2 एकड़ के अंदर पर बीघा 1 क्विंटल गेहूं पैदा। आज 10-11 होता है ना। तो ऐसी स्थिति थी कि लगभग हर दूसरे तीसरे साल में अकाल पड़ता था। अकाल वो अवस्था है जब भोजन की कमी से लोग मरने लगते हैं, है ना। यही कंडीशन अमेरिका में भी थी, यही कंडीशन इंडिया में भी थी, और पूरी दुनिया में सेम टू सेम सिचुएशन थी। समस्या की जड़ क्या थी कि जो गेहूं जैसी फसल थी, या मक्का जैसी फसल थी, या धान जैसी फसल थी, इनमें क्या होता है, ग्रेमिनी कुल की फसलें, इनमें तना सीधा बढ़ता है। मक्का तो फिर भी ठीक है, पर गेहूं और धान में तो तना बढ़ जाता है, लंबाई हो गई 4-4.5 फीट, और फिर आखिरी में बालियां ऊपर बनती टॉप पे। अब वजन ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, वो ऐसे झूलती रहती थी, जरा भी हवा चली तो बीच में से टूट के गिर जाती थी। इसको कहते हैं लॉजिंग की समस्या। क्या कहते हैं बेटा? मतलब किसान 3-3.5 महीने गेहूं उगाता है, एक हवा चली और खेल खत्म। पूरी दुनिया भर में सेम प्रॉब्लम, और लोग इसका इलाज ढूंढ रहे हैं कि इसका इलाज कैसे होगा, नहीं मिला। नॉर्मन बोरलॉग बहुत अच्छे आदमी थे। इन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि कैसे भी करके मैं ऐसा गेहूं बनाऊं जो गिरे नहीं, बस कुछ भी टेक्नोलॉजी, पर इनको कोई आइडिया मिला ही नहीं। तो इन्होंने सब काम धंधे छोड़ दिए, बोले भाड़ में जाए। ये जापान गए घूमने के लिए, यात्रा पे। तो वहां इन्होंने देखा कि जापान के लोग तो छोटे छोटे, वहां का गेहूं भी छोटा सा, और तेज हवा चल रही हो, गेहूं वो गिरे ही नहीं, खाली मुंडे हिलाए फिर खड़ा हो जाए। तो उन्होंने पूछा कि यार ये क्या सिस्टम है। तो बोले यार ये तो हमारे साइंटिस्ट बता सकते हैं। तो वहां साइंटिस्ट के पास गए, उनका नाम था गोंजी से नाजुका, है ना। अलग अलग किताबों में उसकी स्पेलिंग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आता। अब गोंजी से के पास गए तो उन्होंने पूछा कि यार आपका गेहूं गिरता है। अब जापानी लोगों को समझाने का तरीका इतना अजीब है कि अपन सोच भी नहीं पाए। वहां बोलते ही नहीं है, वो ये इशारों इशारों में ही समझा देते हैं। तो वो कुछ बोले ही नहीं, ऋषि मुनि लोग रहते हैं वो तो। बोले आपसे पूछ रहा हूँ प्रभु, बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो डंडा लाओ। तो उन्होंने डंडा दे दिया, बोले तोड़ दे। उन्होंने तोड़ दिया, पट, 2 टुकड़े दे दिए। उन्होंने एक फेंक दिया, बोले ले इसको तोड़ दे। फिर तोड़ दिया, फिर फेंक दिया, बोले ले अब इसको तोड़। अगर मोटाई समान हो और लंबाई कम कर दी जाए तो मजबूती बढ़ जाती है। फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि इतना बड़ा सरिया कोई भी मोड़ देता, उसको इतना सा दे देना। करतब दिखाते हैं तुम्हारे गांव में, उसको दे देना वही सरिया थोड़ा सा कि ये तोड़ दे। तो हमने गेहूं को छोटा कर दिया, और वो गिरता विरता नहीं। उनका दिमाग ही खराब, बोले हमको भी दो। बोले नहीं देंगे। नहीं देते हैं, एक दूसरे देश में खाली इंडिया वाले देते रहते हैं सब। फिर उन्होंने पता करा कि कौन सी वैरायटी, तो उस वैरायटी का नाम था नोरेंटेन, जिसको आधी किताबों में जीन लिख रखा, नोरेंटेन। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं यार, अपना क्या ही लेना देना, सबको सुधारने का ठेका थोड़ी ले रखा। तो नोरेंटेन नाम की वैरायटी बनाई थी गोंजी से नाजुकन। उसके अंदर दो जीन थे, RST1 और RST2। वो डॉर्फिंग के लिए जिम्मेदार थे।
पर किताबों ने 3 कर दिए, नॉरिन 10, RST 1, RST 2 और 3 कर दिए कुल मिल। अपने क्या करना। अब वो बोना गेहूं लेके नॉर्मन बोरलॉग जैसे तैसे कहाँ पहुंच गए, मैक्सिको सेमेट अंतरराष्ट्रीय गेहूं मक्का अनुसंधान केंद्र। वहां उन्होंने रिसर्च किया। 1950 के एक दो साल ऊपर नीचे होंगे। उन्होंने मैक्सिकन बोना गेहूं, मैक्सिको का गेहूं उच्च उत्पादक था। जापान के गेहूं का उत्पादन ज्यादा नहीं था, पर वो छोटा था, बस मजबूत था। मैक्सिको का गेहूं तो उच्च उत्पादक था, अब उसको छोटा कर दिया तो मजा ही आ गया। पूरी अमेरिका में गेहूं का बम्पर उत्पादन शुरू हुआ, भयंकर उत्पादन, मजे आ गए। तो वहां के एक कवि थे, क्या नाम था, विलियम गेट। अपन विलियम गोड साहब लिख देते हैं, जैसे अपने एक रिश्तेदार फूफा जी के लड़के विलियम गेट थे। उन्होंने कहा इट्स लाइक ए ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब ये तो चारों तरफ हरियाली छा गई, हरित क्रांति आ गई। तो दुनिया में हरित क्रांति पहले ही आ गई थी, तो मेक्सिको में हरित क्रांति आई गेहूं और मक्का में। फिर अपन ने विश्वविद्यालय बनाया, JBPOT पंतनगर 1960 में। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने देखा कि यार अपनी समस्या का एक ही इलाज है, ये आदमी। गेहूं नहीं है, ये आदमी इलाज है, इसको बुलाएंगे अपन। तो गेहूं मांगेंगे तो अमेरिका गेहूं देते। अपन सबसे ज्यादा गेहूं अमेरिका से मंगा, मैक्सिको से लाल गेहूं मंगा देते, हार्ड वेट, है ना, ऐसा गेहूं जिसकी रोटी बनाओ तो पापड़ की तरह कड़क हो जाती थी, माथे मारो तो मोचा पड़ जाए। वहां के सुअर मुर्गियां भी नहीं खाती, तो वो गेहूं एक्सपोर्ट कर देते थे, है ना। तो MS स्वामीनाथन ने जैसे तैसे रिक्वेस्ट करी, 1963 में ये आए भारत में यात्रा पे। तो इनको जानबूझ के गेहूं के खेत दिखाने ले गए, मॉर्निंग वॉक पे ले जाते साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर वाले तो वैसे ही ज्यादा। तो ले गए। अब वो ये कुछ कह नहीं रहे इनसे ना, बताया नहीं हमारी समस्या क्या है, वो भी देख रहा है आराम से। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो डैमेज कुछ ज्यादा ही है। बोले हाँ ये तो सही, पर अब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, हमारे पास आप जैसा वैज्ञानिक भी तो नहीं है। क्या करें, हमारी जनसंख्या भले तुमसे 3 गुना ज्यादा है, कोई बात नहीं, 3 गुना ज्यादा मर जाएंगे और क्या। मांगने का दूसरा तरीका है, डायरेक्ट दिखा दो। फिर उन्होंने कहा कि मैं मतलब किस तरह मदद करूं ये बताओ। तो बोले कि गेहूं दिला दो। कौन सा वाला, तुम्हारा वाला छोटा वाला। तो अमेरिका की सरकार पहले भी मना कर चुकी थी कि हम हमारी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देते हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग ने बहुत प्रयास किए, है ना। फिर फाइनली बात यही रॉक फेलर फाउंडेशन ने इंटरफेयर, वो अच्छी संस्था है रॉक फेलर फाउंडेशन, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा उन्होंने दान किया है। तो रॉक फेलर फाउंडेशन की मदद से 100 किलो गेहूं मिला। कितना मिला, एक बोरी गेहूं दिया उन्होंने कि ये लो, इसमें जो कर सकते हो। फिर धीरे धीरे 200 400 किलो तक मिला, एक एक बोरी करके। तो उसमें लर्मा रोजो, है ना, मेयो 62 64 और सोनारा 64, ऐसी 4 वेराइटीज वहां से आई। अब 1963 में पहली बार बोना गेहूं भारत में आया। अब आखिरी मौका, पहला भी यही और आखिरी भी यही मौका। तो वो MS स्वामीनाथन ने पूरे एडी चोटी का जोर लगा दिया। तो पहले तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की अपन ने, काई की स्थापना की बेटा, ताकि भारत में सरकार बीज के लिए कुछ पैसे दे। इसके पहले बीज बीज कुछ समझते ही नहीं थे, जो उगाया काटा वही बचा लिया, आधा बेच दिया आधा वापस बो दिया। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की। फिर एक HYV प्रोग्राम चला है, जिसको कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम या अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम। और 3 साल के अंदर अंदर 63 से 64 65 66 भारत में हरित क्रांति ला दी। कितने साल में। इसलिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं, MS स्वामीनाथन। और दुनिया में, अब प्रश्न आता है कि भारत में बोने गेहूं का आगमन किसकी सहायता से हुआ। तो उत्तर बोरलोग लगाना है। क्या लगाना है, याद रखना, भारत में बोने गेहूं का आगमन किसकी सहायता से हुआ है, बोरलोग की। भारत में गेहूं आने के बाद किसका रोल है,
MS स्वामीनाथन है, इन्होंने प्रयास किया। कई लोग क्या करते हैं, बोले कि पूरा तो इन्होंने किया, इन्होंने क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट नहीं लिया, उन्होंने ही शुरू किया बेचारे ने, जापान जाके लेके आए हो, है ना। तो इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। दुनिया में हरित क्रांति के पितामह डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और ये भी बहुत बड़े दानदाता है। MS स्वामीनाथन, इन्होंने भी MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन बना रखा पुणे में। इनके जीवन में इनको जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, जितने भी पैसे मिले, जितनी फेलोशिप मिली है, वो सब बेच बाच के इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया ट्रेनिंग देने के लिए, है ना। तो दे आर द लिविंग गॉड्स। ये अगर नहीं होते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। पता चला भारत ने पाकिस्तान पे हमला करा, 400 कुंटल गेहूं लूट लिया। चल, फिर बाद में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता था कि अपने यहाँ पे ज्यादातर वर्षा आधारित खेती, आज भी 58% वर्षा आधारित है ना। तो वर्षा आधारित खेती का मतलब है कि बारिश नहीं हुई तो फिर अपन फ्री। तो हर 3 4 5 साल बाद जब अल नीनो से ला नीना और ला नीना से अल नीनो आता था, तुमने अभी नहीं पढ़ा। अल नीनो का मतलब मानसून का सूखा चरण, जब कम बारिश होती। ला नीना मतलब ज्यादा, हर 2 से 8 साल में चेंज होता रहता। तो वो अपन देखते हैं हर 5 7 साल बाद कम बारिश होती है। तो उस समय पे क्या होता था कि अपने क्या है कि गेहूं उगाए, घर पे कितने चाहिए, 5 क्विंटल, बाकी क्या कर दिए, भेज दिए। अब 5 क्विंटल खा के खत्म, अगली बार गेहूं उगे ही नहीं, तो फिर ही हो गए। तो फिर उन्होंने सीखा कि जो बड़े बड़े देश है वो बाढ़, युद्ध, आपदा, महामारी, इन सब से बचने के लिए कम से कम 3 साल का भोजन संग्रहित करके रखते हैं। कितना रखते हैं, 3 साल का, है ना। तो उसके लिए फिर भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। इसका कार्य क्या है कि भारत की पूरी जनसंख्या 3 साल तक जितना खाना खा सकती है, उतना गेहूं, चावल और दलहन तिलहन इनको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं कि जितना इनको चाहिए उसका 33% एक साल खरीदते हैं, फिर 33%, फिर 33%, हो गया बराबर। अब चौथे साल में इधर वाला 3 साल पुराना बेच देते हैं और चौथा 33% और खरीद ले। एक एक बोरी खरीदते जाते हैं, एक एक बोरी बेच। तो वो कंट्रोल में जो 1 रुपए किलो का गेहूं मिलता है, वो 3 साल इसलिए 1 रुपए किलो मिलता है। ठीक है। हाँ, जो भी है वट एवर, मैं तो नहीं गया कभी लेने, है ना। तो वो इसलिए सस्ता मिलता है। पर अपने टेंशन लेने की जरूरत, कोविड का बाप भी आजाद भूखे, इतना है अपने पास। चल, क्या ठीक। इसको कहते हैं बफर स्टॉक। क्या कहते हैं बेटा, बफर स्टॉक वो भोजन है जो अपने मुसीबत के समय खाने के काम में है ना। जो यूरोपियन देश है, उन्होंने बहुत युद्ध लड़े, अपन ने तो कोई खास लड़ा वड़ा नहीं है। अपनी सेनाएं बड़ी लड़ी होगी, वहां तो एक एक आदमी युद्ध लड़ता है। यूक्रेन में देखो ना, वो यूं कह रहे कि हमको हथियार दे दो, हम घर से ही देख लेंगे जो भी होएगा। हर आदमी की आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। जर्मनी में, इसराइल में हर आदमी सैनिक है, उनको मालूम है कभी भी जाना पड़ सकता। पूरी आबादी 1 करोड़ है। तो वो लोग ज्यादा व्यवस्था कर, वहां हर गली मोहल्ले में सायरन लगे हुए हैं एयर स्ट्राइक के। अपने यहाँ तो कह दो इतनी जगह तू फेंक ले, तेरे बम गोले ही खत्म हो जाए फिर भी बच जाएंगे हम। सही बात है कि नहीं। तो बड़ी समस्या है। तो अपने कोई जरूरत ही नहीं। उन्होंने जमीन के नीचे शहर बना रखे हैं, अंडरग्राउंड बंकर से। उनके यहाँ उनके मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आता। स्विट्जरलैंड में तो इतने बंकर है कि पूछो ही मत। आर्मी है अंदर के अंदर, पूरे टैंक वैंक तंबू सब, रॉकेट लॉन्चर सब पड़े उनके। ऐसे ऐसे बंकर है जिनमें 25-25 हजार लोग रह सकते हैं। पूरा शहर ही अंडरग्राउंड हो जाता है, डायरेक्ट ऊपर फेंको कितने भी फेंकना हो। चलो खैर, अपने क्या करना, अपने तो खुश रहो आराम से, सुपरवाइजर बन जाओ और थार में जुलूस निकालो। चलो, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना, इसको फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं ना, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन। मैं लिख देता हूं, तुम भी लिख लेना। देखो एक बात मैं बताता हूं तुमको, मैंने एक बार 10वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे ऐसे ही लगा था। नहीं, मोह माया नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जब अनपढ़ लोग ज्यादा कमा रहे हैं पढ़े लिखों से,
तूने भी छोड़ दी थी? चलो अच्छा। फेल वेल नहीं हुआ, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ। फेल लोग यहाँ क्या करेंगे? फेल आदमी सुपरवाइजर तैयारी करे। मैं बताता हूँ, तुम लिखो सही पहले। तुम्हारे पेज भर जाएंगे ना तो तुम घर जाके नहीं, नहीं तो तुम पेज गिनोगे कि आज 6 ही लाइन पढ़ाई और 1 घंटा खराब हो गया। तुम्हारा कैलकुलेटर चलता है इधर। सही है कि गलत है? गलत है। क्वालिटी समझ में नहीं आती, क्वांटिटी जाने दो बस। पटवारी की परीक्षा दी थी क्या तुमने? ये आया था? याद है ऐसा कुछ? कब आया था? क्या प्रश्न आया था? शुरुआत का साल पूछा था क्या? इतना आता है क्या? तो मैं और ज्यादा पढ़ाऊं फिर तुमको। मैं तो ऐसे ही पढ़ा देता हूँ कि चलो इनको ये भी पढ़ा दो, इतिहास ही पढ़ा दो। ऐसे ही तो इनाम योजना बढ़ा दिया था मैंने, मजाक मजाक में, लियो ये भी पढ़ लो, वही आ गया उधर सुपरवाइजर। उनके मजे आ गए। भगवान रब कॉपी में लिख रहे हो आप? घर जाकर वापिस फिर कॉपी में? इतनी मेहनत क्यों करना जिंदगी में? HYV का नाम पूछा था, क्या नाम है? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है। अब यहां हरित क्रांति शुरू हुई, तो यहां से 3 प्रश्न आते हैं। क्या क्या आते हैं बेटा? कि हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलो। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? नॉर्मन ई बोरलो। भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? डॉक्टर मोहन काम्बू सामू शिवन स्वामीनाथन। पर अपने MS स्वामीनाथन ज्यादा बढ़िया। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम कॉट। एग्रीकल्चर तो तुम्हारे समझ में आ जाता है, मजे तो उधर आती होगी, हिस्ट्री जियोग्राफी। और वो भेरू बना मंदिर लोक देवता, रात में सपने में बापूजी महाराज आते तो नहीं है? मैं तो अगर पढ़ू तो मेरे जरूर आ जा 2 4 देवता आपस में। कितने लोग देवता पढ़े? 33? 25? राणा जी भी पढ़े क्या? राणा जी? राणा जी नहीं पढ़े? यहाँ उदयपुर में हर 100 मीटर पे एक राणा जी का स्थान है। पालिया पढ़ेगा? पोलिया महाराज, पालिया महाराज क्या कहते हैं तुम्हारा? नहीं कहते? जो युद्ध में शहीद हो जाते हैं उनको कहते हैं। जुझार देव? नहीं, वो तो सब महान आत्माएं हैं। एक एक ही आदमी हुआ, पर यूं हर गांव में 4 5 मिलेंगे। भेरू जी तो नहीं पढ़ाते तुमको? पढ़ा दें? चलो। मैं वो देवताओं के बारे में बात नहीं करता हूँ भाई। उनका कोई भरोसा नहीं रहता है। जब खुश हो गए तो ठीक है, और नहीं तो सामने बड़ी रोग पहले बाहर आ। चलो अब लिखो, हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री। लिखो।
इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला हरित क्रांति लाने के लिए। किनको? सी सुब्रमण्यम। और एम एस स्वामीनाथन को कुछ भी नहीं मिला। यही लाए थे, इनके घर से चालू हुई थी। नेताजी, नेताओं की झांकी है। मैं जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देने की सिफारिश करता हूं। किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू। किसकी सिफारिश पर? जवाहरलाल नेहरू की मैं इंदिरा गांधी को भारत रत्न देने की सिफारिश करती हूँ। मतलब भारत रत्न पुरस्कार किसकी सिफारिश में मिलता है? प्रधानमंत्री की। अभी वो ट्रंप भी यूं ही चाहता है कि मैं शांति का नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश करता हूं। किसको? डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध उसने करवाए हैं, उसको शांति का नोबेल चाहिए। चलो खैर, क्या कर सकते है ना। तो भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? सी सुब्रमण्यम। फिर बाद में इनको क्या मिला? भारत। किसके लिए मिला? हरित क्रांति के लिए, है ना। फिर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। प्रश्न आता है कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? कृषि में क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि कृषि के क्षेत्र में नहीं दिया जा सकता, वो 6 ही क्षेत्र में मिलता। एक मिनट ना। चले आगे। टाइम हो गया तुम्हारा। एक मिनट। हाँ, लिखो। क्या लिखा? कुछ भी नहीं लिखा। लिखो। भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली। सबसे ज्यादा प्रश्न हरित क्रांति में से आते हैं। भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली। जीबीपीयूटी पंतनगर। जीबीपीयूटी पंतनगर। और विश्व में? सिमिट मैक्सिको। CYMMIT। विश्व में? भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली जीबीपीयूटी पंत। अभी तो बताया फिर 1960 में स्थापना करी। तुमने लिखा तो सही। उसी को कहते हैं जीबीपीयूटी। तुम एग्रीकल्चर 12वीं पास हुए, जीबीपीयूटी नहीं जानते हो यार। और विश्व में? सिमेट। फिर लिखो 1970 में। 1970 में डॉक्टर N. E. बोरलो, नॉर्मन ई बोरलो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एकमात्र कृषि से संबंधित वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1970 में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। नोबेल पुरस्कार कौन देता है? रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस, लंदन, है ना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, बम बनाया और उसको पेटेंट करवा लिया। मतलब दुनिया में जितने भी देश बम बनाते हैं, वो पैसा किसके नाम पे जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, है ना। फिर जब वो बुढ़े हो गए तो उनको थोड़ा रिग्रेट हुआ कि यार मैंने ऐसी चीज बनाई जिससे लाखों लोगों की जान चली गई, ये पैसा मेरे किस काम का। तो उन्होंने कहा मैं इस पैसे को समाज कल्याण में लगाऊंगा। तो उस पैसे की वसीयत बना दी, उसको डाल दिया बैंक ऑफ लंदन।
और यूं कहा कि इसका जितना ब्याज आएगा उसे 6 क्षेत्रों में पुरस्कार देना है ना? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिकल साइंस, बायोलॉजी में नहीं, मेडिकल साइंस, साहित्य में, अर्थशास्त्र में, और शांति के क्षेत्र में। उस समय एग्रीकल्चर नाम की कोई ढंग की फील्ड होती ही नहीं थी। बाद में काम तो बड़ा कर दिया, नहीं बोला, बोले देना तो है, कैसे दें? तो बोले इन्होंने इतना अनाज उत्पादन किया कि जो दो देशों के बीच में अनाज के लिए युद्ध हो सकता था वो कभी नहीं हुआ। शांति व्यवस्था बन गई, सबके घर में खाना है, आपस में लड़ाई नहीं होती। तो काय का दे दो? शांति का दे दिया। ठीक है, अब आगे कल पड़ेगी। अब कल मैं बताऊंगा हरित क्रांति के कारण, याद दिलाना मुझे। ठीक है।